हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 14 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। तो ये जो हमने आखिरी वीडियो में सेक्शन 13 तक डील कर लिया था। अब सेक्शन 14 क्या बोलता है? ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जिनका इन्फोर्समेंट स्पेसिफिकली इन्फोर्समेंट नहीं किया जा सकता, जिनको स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं किया जाएगा। तो सेक्शन 14 में बताया गया कॉन्ट्रैक्ट्स नॉट स्पेसिफिकली इन्फोर्सेबल। The following contract cannot be specifically enforced, namely। तो यहाँ पे जो सेक्शन 14 है वो एक, जब हम पढ़ रहे थे सेक्शन नंबर 10, तो उसमें एक क्लॉज था कि सारे कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाना शैल मतलब मैंडेटरी है। और वहीं पे एक प्रोविज़न ये भी था कि सब्जेक्ट टू प्रोविज़न ऑफ 11 क्लॉज 2 और 14 एंड 16, मतलब इन के सब्जेक्ट को देखते हुए आप उसका इन्फोर्समेंट कराएंगे, ये बताया गया था सेक्शन नंबर 10 में। तो वहीं सेक्शन नंबर 10 में जब 14 का जिक्र आया था तो 14 में ये बताया गया कि इनका इन्फोर्समेंट नहीं कराया जाएगा। तो किनका इन्फोर्समेंट नहीं किया जाएगा, तो ये सेक्शन नंबर 14 बताता है हमको। पहला है सेक्शन नंबर 14 में, वेयर अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट हैज़ obtained substituted performance of contract in accordance with the provision of सेक्शन 20। तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर कोई पर्सन ने सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑब्टेन कर लिया है तब उसका स्पेसिफिकली एनफोर्स नहीं किया जाएगा। सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस क्या होता है, तो इसको हम सेक्शन नंबर 20 में पढ़ेंगे। अभी मैं एक छोटा सा एग्जांपल देकर आपको सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस का बता देता हूँ। एक पर्सन है ए, वो कॉन्ट्रैक्ट करता है कॉन्ट्रैक्टर के साथ उसके घर की बिल्डिंग को बनाने के लिए। कॉन्ट्रैक्टर है बी। अब ए जो है वो कॉन्ट्रैक्टर को पैसा दे देता है कि आप बिल्डिंग बनाओ। बी काम छोड़ के चला जाता है, बी काम नहीं करता है। तब ए जो है उसको नोटिस भेजता है कि भाई आप काम करोगे कि नहीं करोगे, तो बी रिप्लाई भी नहीं करता है। तब ए जो है वही बिल्डिंग का काम एक सी व्यक्ति से करा लेता है, सी इस बिल्डिंग को बना देता है। तो यहाँ पे क्या किया, ए ने सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस करवा लिया कि बी से ना कराते हुए उसने सी से करवा लिया। तो जो काम बी का था वो उसने सी से करवाया। तो इसीलिए इस को बोला जाता है सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस। सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस में अगर और भी इसका डिटेल कंसेप्ट है, इसको हम सेक्शन नंबर 20 में डील करेंगे। तो यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस है, अगर आपने करवा लिया है, अगर ए ने सी से वो काम करवा लिया है तो वो वापस बी से नहीं करवा सकता, ये बताया गया है सेक्शन नंबर 14 में। सेक्शन 14 इसलिए बोलता है कि अगर कोई पर्सन ने स्पेसिफिकली एनफोर्समेंट का मतलब सेक्शन 20 में सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस करवा लिया तो वो स्पेसिफिकली एनफोर्स नहीं करा सकता ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट जो उसके साथ पहले हुआ था उसके किसी और पार्टी के साथ। क्लॉज बी क्या बोलता है? क्लॉज बी बोलता है कॉन्ट्रैक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ विच इन्वॉल्व द परफॉर्मेंस ऑफ अ कंटिन्यूस ड्यूटी विच द कोर्ट कैन नॉट सुपरवाइज। मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसका परफॉर्मेंस किया तो जा सकता है बट उसको परफॉर्म करने के लिए कोर्ट का कंटिन्यूस ड्यूटी रहेगा और जिसको कोर्ट सुपरवाइज नहीं कर सकता। मतलब उसको कंटिन्यूस ड्यूटी होगा परफॉर्मेंस को देखना, ऐसा काम कोर्ट उसको सुपरवाइज नहीं कर सकता, तब कोर्ट उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवाएगा। क्लॉज सी में बताया गया अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ सो डिपेंडेंट, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो डिपेंडेंट है किस पे? पर्सनल क्वालिफिकेशन ऑफ पार्टीज दैट द कोर्ट कैन नॉट एनफोर्स स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ इट्स मटेरियल टर्म्स। अब इसमें बताते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। एक ए है, वो बोलता है बी को टू पेंट अ पिक्चर। ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है कि बी जो है वो पेंट करेगा पिक्चर को, किसकी? ए की। अब बी की डेथ हो जाती है, तो जब क्या ए उसके एलआर से स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा सकता है कि तुम मेरी पिक्चर को पेंट करके दो? क्योंकि यह पेंटर तो ये ए बी है और ये एक पर्सनल क्वालिफिकेशन होती है पेंटिंग, तब इसका इन्फोर्समेंट नहीं कराया जा सकता। जब कोई कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेंट होता है किसी पर्सनल क्वालिफिकेशन पे, तब उसका इन्फोर्समेंट
कोड नहीं कराएगा। उसके बाद आते हैं क्लॉज डी, अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ इन इट्स नेचर डिटर्मिनेबल, मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि नेचर डिटर्मिनेबल हो। नेचर डिटर्मिनेबल का मतलब होता है कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसका नेचर आप डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो इसीलिए मतलब उसको पहचान पाना मुश्किल है कि भाई वो कैसा टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसको कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स नहीं कराया जाएगा। अब हम देखते हैं सेक्शन नंबर 14A, पावर ऑफ कोर्ट टू एंगेज एक्सपर्ट। कोर्ट का पावर है एंगेज कर सकता है वो एक्सपर्ट को विदाउट प्रेजुडिस टू एनी generality of the provisions contained in CPC in any suit under this act where the contract consider it necessary to get expert opinion, जहाँ कॉन्ट्रैक्ट में लग रहा है कि एक्सपर्ट ओपिनियन की जरूरत है, to assist in any specific issue involved in the suit, इट में एंगेज वन और मोर एक्सपर्ट। तब कोर्ट जो है वो एक से ज़्यादा एक्सपर्ट को एंगेज कर सकता है डायरेक्ट टू रिपोर्ट it to on such issue and may secure attendance of the expert for providing evidence including production of document on the issue। तो वहाँ पे एक्सपर्ट आके उसको एग्जिस्ट करेगा और अपनी रिपोर्ट बताएगा, और कोई अगर डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने का है तो वो भी सबमिट करेगा। कौन? एक्सपर्ट। अब कोर्ट में रिक्वायर और डायरेक्ट एनी पर्सन टू गिव रिलीवेंट इंफॉर्मेशन टू द एक्सपर्ट और टू प्रोड्यूस और टू प्रोवाइड एक्सेस टू एनी रिलीवेंट डॉक्यूमेंट, गुड्स और अदर प्रॉपर्टी फॉर हिज इंस्पेक्शन। मतलब कोर्ट ये रिक्वायर करेगा कि जो भी पर्सन्स कनेक्टेड हैं और जो भी रिलेवेंट और इन्फॉर्मेशन चाहिए उस एक्सपर्ट को, तो वो व्यक्ति सब एक्सपर्ट को सही से इन्फॉर्मेशन दे, और जो जो डॉक्यूमेंट हैं चाहिए एक्सपर्ट को अपने ओपिनियन बनाने के लिए, वो सारे डॉक्यूमेंट को प्रोवाइड करे, और साथ ही साथ रिलेवेंट डॉक्यूमेंट या फिर गुड्स या फिर कोई अदर प्रॉपर्टी है तो उसका इंस्पेक्शन करने के लिए भी अलाउ करेंगे एक्सपर्ट को। द ओपिनियन और रिपोर्ट गिवन बाय द एक्सपर्ट, कोई भी ओपिनियन या फिर रिपोर्ट अगर एक्सपर्ट के द्वारा दी जाती है, शैल फॉर्म अ पार्ट ऑफ रिकॉर्ड। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्री में पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है कि क्या एक्सपर्ट का ओपिनियन और एक्सपर्ट की जो रिपोर्ट है वो पार्ट ऑफ रिकॉर्ड होती है या नहीं होती है। तो पार्ट ऑफ रिकॉर्ड होती है ऑफ द सूट, एंड द कोर्ट और विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट एनी ऑफ द पार्टी टू द सूट में एग्जामिन द एक्सपर्ट। मतलब यहाँ पे बताया गया है कि आप अगर एक्सपर्ट को एग्जामिन करना चाहते हैं तो विद द परमिशन ऑफ कोर्ट ही आप उसको एग्जामिन कर सकते हैं, पर्सनली इन ओपन कोर्ट और ऑन एनी मैटर रिफर टू हिम देयर इन और मेंशन इन हिज ओपिनियन और रिपोर्ट। मतलब एग्जामिन भी करेंगे तो किससे करेंगे? जो रिपोर्ट में लिखी हुई चीज़ें उससे रिलेटेड ही होना चाहिए एग्जामिनेशन आपका। ये बताया गया क्लॉज 3 के अंतर्गत। अब आते हैं क्लॉज 4 में, द एक्सपर्ट शैल बी एंटाइटल्ड टू सच फी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्री में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। द एक्सपर्ट शैल बी एंटाइटल्ड टू सच फी कॉस्ट और एक्सपेंस एज द कोर्ट में फिक्स। कोर्ट फिक्स करेगा कितना उसका एक्सपेंस हुआ है, और वो कौन पे करेगा? पेबल बाय द पार्टीज इन सच प्रोपोर्शन एंड एट सच टाइम एज द कोर्ट में डायरेक्ट। ये कोर्ट बताएगा कि कौन सा पार्टी उसको पे करेगा। तो कई बार क्वेश्चन में आ जाता है कि एक्सपर्ट का पेमेंट या फिर फीस कौन देगा, तो ऑप्शन में आ जाता है प्लेंटिफ, डिफेंडेंट, और उसके बाद लिखा रहता है क्या कोर्ट डिसाइड करेगा। तो कोर्ट ही डिसाइड करेगा कि कौन पे करेगा और किस प्रोपोर्शन पे करेगा। तो ये हो गया सेक्शन 14 और 14A। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।